जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पिनाकल एक्सक्यूज मी। आपका स्वागत है पिनाकल के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट 4 में। जी हाँ, इससे पहले हमने 350 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने 150 क्वेश्चन किए थे मैराथन क्लास में। सेकंड पार्ट में भी हमने 150 अगले 150 क्वेश्चन किए थे। थर्ड पार्ट जो लास्ट क्लास में हुई है उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आज फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे अनाउंसमेंट किया था कि अब प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे ये क्लास रहेगी और उसमें हम लोग 1.5 घंटे के आसपास से 1 से 1.5 घंटे के बीच का कंटेंट देंगे। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का मैराथन चला रहे थे, सप्ताह में 1 या 2। तो इससे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी, जो मैंने कल बताया भी था आपको कि इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं सर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये डिसाइड हुआ कि सप्ताह के 7 दिन, 7 डेज इन अ वीक, आपको पिनाकल का सीरीज जब तक खत्म नहीं होती है 7 डेज इन अ वीक मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक शाम के 7 बजे। तो उसे एकदम नोट कर लो, शाम के 7 बजे, 7 डेज, कोई छुट्टी नहीं, ये शाम के 7 बजे आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज का फिर से टारगेट है कि 50 क्वेश्चंस पिनाकल का कंप्लीट करना है। और जैसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट खत्म होगा तो हम स्टार्ट करेंगे क्लोज टेस्ट, क्योंकि बच्चों का ये बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि सर थोड़ा सा कंप्रहेंशन सेक्शन को भी देखिए, वो थोड़ा पहले करा दीजिए। तो इसके ठीक बाद इम्प्रूवमेंट में 800 क्वेश्चन है। तो जैसे ही ये इम्प्रूवमेंट का पार्ट खत्म होगा तो हम शुरुआत करेंगे क्लोज टेस्ट से, क्योंकि उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट के। तो करेंगे विथ लॉजिक, विथ रूल्स, आपको अच्छा भी लगेगा और एक कंसेप्ट भी बिल्डअप आप कर पाएंगे। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं 351 से। Nonetheless, many an old poet such as Tennyson and Browning has kept their romances to the end. अब देखो, nonetheless मतलब होता है in spite of, किसी चीज के बावजूद। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। रूल ये कहता है कि अगर आपने मैनी लिखा, मैनी के बाद यदि आपने एन लिख दिया, फिर उसके बाद आपको नाउन भी सिंगुलर लिखना होगा और आपको फिर वर्ब भी सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। मैनी एन के बाद नाउन और वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहती है। और एक और रूल कहता है कि मैनी के ठीक बाद अगर आप नाउन लिखोगे तो नाउन हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी रहेगा आपका प्लूरल ही। मैनी एन लिखो या ए लिखो, दोनों के लिए सेम रूल है। मैनी ए या एन के बाद नाउन और वर्ब प्लूरल होते हैं। मैनी के ठीक बाद अगर नाउन और वर्ब लिखना है तो वो हमेशा प्लूरल होंगे। मैनी ए एन के बाद सब कुछ सिंगुलर, मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल। अब देखो, मैंने लिखा है, एन लिखा है और यहाँ पे उन्होंने नाउन प्लूरल लिख दिया, तो ये तो गलत है, क्योंकि मैनी ए या एन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होती है। तो पोएट्स प्लूरल नाउन हो गया, मतलब कि क्वेश्चन ये गलत है। मतलब तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता है। अब देख लीजिए, मैनी ओल्ड पोएट्स, मैनी ओल्ड पोएट्स, यहाँ पे देखो ठीक है प्लूरल नाउन, लेकिन देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कर दिया है, जबकि मैनी के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन में देखो, ए लिख रहे हो और प्लूरल नाउन लिख रहे हो, ए एन के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता है, तो ये भी गलत। तो देख लो, मैनी के ठीक बाद प्लूरल नाउन भी है और वर्ब भी देखो है प्लूरल वर्ब हो गया। तो मतलब है कि ग्रामर में, ग्रामर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। तो मतलब बुढ़ापे के बावजूद बहुत सारे जो कवि थे जैसे कि टेनिसन या ब्राउनिंग, उन्होंने अपने रोमांसेस को, प्यार मोहब्बत को अंत तक जिंदा रखा। रोमांस मतलब पोयम लिखने के लिए जो उनके अंदर दीवानगी या प्यार था, उसे अंत समय तक, बुढ़ापे तक रखा था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। हिज शूज वर्ड सोक्ड फ्रॉम वॉक। अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ये प्रीपोजिशन है का रूल है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान से सुनो, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही वर्ब की
जेरंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की जेरंड फॉर्म, जेरंड फॉर्म मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक रूल और है, बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, बी आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, बीन आ जाए, ये सारे बी की फॉर्म्स हैं। तो बी या बी के किसी भी फॉर्म के बाद ध्यान रखना, वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें आपको दो चीजें समझनी है, बी या बी के किसी भी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आती है, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की जेरंड फॉर्म आती है। अब आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे बी की फॉर्म है, वर लिखा है, बी की फॉर्म वर लिखी है। तो उसके बाद दुनिया में है दो ही तरीके, या तो आईएनजी होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो बी के फॉर्म के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो ही गया। और देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे जेरंड भी ठीक है। मतलब ए ग्रामेटिकली सही है। मतलब उसके जो जूते थे वो पानी मतलब चलने के कारण भीग गए थे, मतलब ओस पे चलने के कारण उसके जूते भीग गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इफ प्रॉपर टीथ, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, ये तो एडवर्ब का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। देखो ट्रीट लिखो, आप ट्रीट लिखो या ट्रीटेड लिखो, ये होते हैं भाई वर्ब। प्रॉपर ये होता है हमेशा ही एडजेक्टिव। प्रॉपरली जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो सामान्यतः वो बनता है एडवर्ब। तो हमें पता है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ना कि एडजेक्टिव। तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव क्यों बता रहा है। तो यहाँ भी वही है, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव क्यों बताएगा, ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख दिया है। जिस किसी शब्द के अंत में MENT आता है वो होता है सामान्यतः नाउन। अब नाउन की विशेषता भैया एडवर्ब तो बताता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑफ कोर्स बचा भी। देखो ट्रीटेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है भाई, एडवर्ब। तो बी सही है, बाकी तो ग्रामेटिकली गलत है। यदि सही से उपचार किया जाए तो घाव जो है कुछ सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाएगा, हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल whom are part of the cricket crowd, some of who are presumably born in England? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, प्रोनाउन चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये तो प्रोनाउन का है। अब देखो रूल यहाँ समझो, प्रोनाउन कहता है कि हु का प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्ट के लिए करो, और हुम का प्रयोग हमेशा ही ऑब्जेक्ट के लिए करो। और टेंस कहता है कि वर्ब का प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्ट के लिए होता है, और सब्जेक्ट क्या होगा, हु। वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट का होता है, ध्यान रखना। अब लॉजिक देखो, और एक रूल है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, मतलब हुम आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद हुम लिखा जाता है, और हमेशा एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, वो कोई भी एक प्रीपोजिशन लिख देंगे और हु लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी हो जाए हु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रीपोजिशन के बाद हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब देख लो भाई, पहली बात तो यहाँ पे वर्ब है,
तो वर्ब है तो हुम नहीं, हु चाहिए। और यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन है ऑफ, तो प्रीपोजिशन के बाद हु नहीं, हुम चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद हु नहीं आता है, हुम आता है। मतलब हुम को हु करो, हु को हुम कर दो तो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हु लिख के गलती कर दी है। पहला तो ठीक किया था, दूसरा में गड़बड़। फिर से देखो, ऑब्जेक्ट हुम लिख दिया है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का होता है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे पहला तो ठीक है हु, दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, हुम भी ठीक है। मतलब है कि डी ग्रामेटिकली सही है, बाकी सारे ऑप्शंस ग्रामेटिकली गलत चल रहे थे। तो बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, सम ऑफ हुम आर प्रिजमली बोर्न इन इंग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। There has been a noticeable fall in the number of children dying from malnutrition. देखो सिंपल सा रूल होता है आर्टिकल चैप्टर में कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉल का प्रयोग नाउन के रूप में है, ठीक है, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, ठीक है। नोटिसेबल NOTICEABLE, सिंपल से याद रखना, जिस किसी शब्द के अंत में ABLE या BLE आ गया वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। तो ठीक ही तो दिख रहा है, उन्होंने लिखा है कि अ नोटिसेबल चेंज या सॉरी अ नोटिसेबल फॉल। तो ठीक है भाई, फॉल नाउन है, यहाँ पे BLE है एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और यहाँ पे फॉलिंग तो भाई ये तो वर्ब हो जाएगा, और आर्टिकल का प्रयोग वर्ब के लिए नहीं होता है, AN के बाद प्लूरल नाउन नहीं आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। वर्ब क्यों आएगा भाई, AN के बाद वर्ब नहीं नाउन चाहिए। मतलब जो सेंटेंस लिखा था वो ग्रामेटिकली पहले से ही सही चल रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, scientists have predicted that the cultivation of rice will be affected severe। फिर से एडवर्ब चैप्टर का आ गया भाई, देखो अफेक्टेड लिखा है उन्होंने, अफेक्टेड वर्ब होता है भाई, सिवियर SEVERE, सिवियर हमेशा ही होता है एडजेक्टिव, सिवियर मतलब बहुत ज्यादा, और उसमें एलवाई जोड़ लेते हैं, सिवियरली, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से सामान्यतः बनता है एडवर्ब। तो ऑफ कोर्स भाई वर्ब की विशेषता बार बार बताता हूं कि एडवर्ब भी बताएगा, एडजेक्टिव सामान्यतः एडवर्ब के वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। तो देख लो भाई, और बी है, अभी अभी बताया है कि बी के किसी भी फॉर्म के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की ING फॉर्म। तो देखो भाई यहाँ बी के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, इफेक्टिंग लिखा है। इफेक्ट में ING कब से जोड़ने लगे भाई, इफेक्ट नाउन होता है, नाउन में हम ING का प्रयोग नहीं करते अगर वो जेरेंड नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, वर्ड ही नहीं हो सकता इफेक्टिंग। तो बच गया ये रहा, देखो अफेक्टेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। तो डी सही है, बाकी सारे तो मोए मोए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैड सेड दैट, ऐसा कोई, अच्छा इसमें अंडरलाइन दैट पे भी था, ये बाय मिस्टेक हो गया है, इस पूरे पार्ट पे आपका अंडरलाइन है, मतलब दैट पे भी अंडरलाइन था। तो ये लास्ट क्लास में बताया था कि डोंट यूज एनी कंजंक्शन इन डायरेक्ट स्पीच। रूल होता है कि डायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है,
डायरेक्ट स्पीच अगर मैं लिखूं आपके लिए, अगर मैं ये लिखूं, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल गो, और जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो जाके कंजंक्शन आएगा। इनडायरेक्ट में उसी को कर देंगे, ही सेड दैट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर ही वुड गो, तो ये इनडायरेक्ट है। और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट में ही ऐसे लिख दिया, ही सेड, फिर कंजंक्शन दैट भी लिख दिया, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके लिख रहे हैं जो भी लिखा है उन्होंने, आई विल गो। तो ये तो स्ट्रक्चर नहीं होगा भाई। डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन कब से जोड़ने लगे, तो कंजंक्शन हटा देते हैं। अगर मैं इस दैट को हटा दूं तो चल जाता। और एक है यहाँ पे देखो, सिंपल सा रूल ध्यान रखना है कि इफ के पार्ट में आप वर का प्रयोग कर सकते हैं, वॉज नहीं। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन के साथ वर आता है, वॉज नहीं। इमेजिनरी सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, सबके साथ वर ही फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे अगर दैट को हटा लिया जाए और यहाँ वॉज को वर कर लिया जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाता। तो बी तो वैसे ही गलत हो गया भाई, क्योंकि दैट जोड़ दिया है, डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन नहीं आता। डी भी गलत हो गया, क्योंकि इफ के साथ उन्होंने देखो वॉज लिखा है, तो डी भी गलत हो गया। तो बच गया, ठीक है, सी। देख लो, कंजंक्शन भी हटा दिया है और वर्ग का भी प्रयोग ठीक किया गया है। तो इसलिए 357 का आंसर सी ग्रामेटिकली सही है। बता, देख रहे हो, इसमें दो तरीके से पूछा, एक तो नरेशन का पूछ लिया और एक इमेजिनरी सेंटेंस मतलब कंडीशनल का पूछा। मतलब जो दो चैप्टर को जोड़कर उन्होंने ये क्वेश्चन आपके लिए फॉर्म किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टडी इंक्रीजिंग। फिर से एडवर्ब का क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीजिंग, फिर लिखा है स्टडी, एक वर्ड हम अपने तरफ से लिखेंगे स्टडीली, जो ऑप्शन में है। अब हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब है कि ये वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। स्टडी मतलब होता है बैलेंस्ड, निरंतर, सतत, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। और बात कर चुके हैं कि जब एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो बनता है वो एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता तो हमेशा ही एडवर्ब बताएगा। और दूसरा, जब आप द नंबर ऑफ लिखते हैं, द नंबर ऑफ, तो उसके बाद नाउन तो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ गया। ये क्वेश्चन हुआ, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और ये रूल रहा आपका एडवर्ब का। मतलब इसमें भी दो चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडवर्ब से। तो देख लो भाई, वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। पहला ही दिख रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे ये फिर से एडजेक्टिव ही रहा, वो भी कंपैरेटिव डिग्री कर दिया। यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लुरल क्यों लिखा है, सिंगुलर चाहिए, ये भी गलत, और एडजेक्टिव दे के भी गलती की है। तो देख लो, वर्ब भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और स्टडली एडवर्ब भी ठीक है। तो ए छोड़कर बाकी सही, सारे ऑप्शंस ग्रामेटिकली गलत हैं। ए सही है, बाकी सभी गलत चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 59। आई डेंट हैव टाइम्स टू वॉच द होल मूवी। अब देखो, सीधी सी बात है, नाउन में आपको पढ़ाया जाता है कि टाइम का प्रयोग हम सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। टाइम का प्रयोग हम सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। वैसे टाइम अगर डिक्शनरी में देखो तो वो काउंटेबल नाउन है, लेकिन आपका एग्जाम कहता है कि टाइम का प्रयोग हम सामान्यतः अनकाउंटेबल के रूप में करते हैं, तो हमें वही मानना चाहिए। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन या एस का प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। तो टाइम में से अगर हम एस हटा लेते हैं तो फिर सही हो जाता है। ये रहा, यहाँ तो टाइमर कर दिया है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव है, तो ये आईएनजी क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब ए सही है, बाकी सारे ऑप्शंस ग्रामेटिकली गलत है। आइए 60, एडवर्ब टू इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। ये तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन है भाई। देखो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री है भाई आपका ट्रेजिक, कंपैरेटिव डिग्री होता है या तो मोर या तो लेस ट्रेजिक, मोर ट्रेजिक या लेस ट्रेजिक। और सुपरलेटिव डिग्री होता है या तो मोस्ट ट्रेजिक या फिर लीस्ट ट्रेजिक। ठीक है, और ध्यान रखना हम कंपैरेटिव डिग्री के पार्ट में देन या फिर अदर लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री के पार्ट में द लिखते हैं या ऑल लिखते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या करेगा, वो क्या करेंगे, कंपैरेटिव लिख के ऑल लिख देगा या सुपरलेटिव लिख के अदर लिख देंगे, तो दोनों गलत है। ये वाला पार्ट इधर नहीं आ सकता और ये वाले इधर जनरली नहीं जाने चाहिए। तो अब देख लो भाई देन है, और देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा, तो या तो मोर ट्रेजिक या लेस ट्रेजिक में से कोई एक चाहिए। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, तो यहाँ द गायब है, गलत हो गया। द मोस्ट ट्रेजिक, अगर सुपरलेटिव डिग्री ठीक तो है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है यहाँ, अदर। और अदर का प्रयोग किस में होता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री ही लिख सकते हो आप, सुपरलेटिव पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो देख लो ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ देन भी है, अदर भी है, मतलब डी छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस गलत था। डी छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस आपके ग्रामेटिकली गलत चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस। फिर से आ गया एडजेक्टिव, यहाँ भी तीनों डिग्री है भाई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री है भाई पॉपुलर, कंपैरेटिव डिग्री है मोर पॉपुलर, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। तो अब ये तो कंपैरेटिव डिग्री बात हो चुका है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन दिखेगा, और क्या दिख सकता है, अदर दिख सकता है। तो देख लो भाई अदर भी है, तो अदर है तो कंपैरेटिव तो देना ही पड़ेगा। और मोर पॉपुलर तो ठीक ही है भाई, क्वेश्चन में देखो मोर पॉपुलर और कंपैरेटिव के साथ देन भी है, ठीक ही तो दिख रहा है। अब देखो इन्होंने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री दे दिया और देन लिख दिया। बात हो चुका है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग नहीं करते, पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये तो ग्रामर गलत। और यहाँ देखो एज मोर पॉपुलर देन, सिंपल सा ध्यान रखना, एज लिखो या सो लिखो, उसके बाद डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है। एज या सो के बाद हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है, तो एज के बाद उन्होंने कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो पॉपुलर क्या है भाई, पॉजिटिव डिग्री, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के बाद देन नहीं आती है, मतलब जो लिखा था वो ग्रामर पहले से ही सही था, सारे ऑप्शंस तो ग्रामेटिकली गलत दिख रहे हैं। अब पॉजिटिव डिग्री के साथ देन लिखोगे नहीं, सुपरलेटिव के साथ देन लिखोगे नहीं, तो देन किसके लिए आएगा, कंपैरेटिव के साथ। सम अदर किसके साथ आएगा, कंपैरेटिव के साथ, तो इससे बना लो। नेक्स्ट 62, he was looking into his book for the last 2 hours but couldn't
यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, एनडी नहीं था, फाइंड था। जहां जहां FIR है ना वो गायब हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ है, couldn't find it। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। पहला वर्ड है आपका लुक इनटू, लुक इनटू। दूसरा वर्ड है लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन। और है लुक फॉर, लुक फॉर। और एक है लुक आफ्टर। अब देख लो एक एक का अर्थ। लुक इनटू का अर्थ होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू मतलब छानबीन करना। लुक डाउन ऑन का अर्थ होता है जीरैट, जीरैट या फिर मॉकैट। मतलब क्या है सर? लुक डाउन ऑन का अर्थ होता है किसी को अपमानित करना या नीचा दिखाना, बेइज्जत करना। लुक फॉर का अर्थ होता है खोजना, सर्च। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, टू केयर। तो वह अपने किताब को 2 घंटे से खोज रहा था, लेकिन वह उसे खोज नहीं सका था। तो यहाँ किताब के खोजने की बात है, छानबीन की बात नहीं है। लुक इनटू, लुक डाउन बेइज्जत करने की बात नहीं है, छानबीन करने की भी बात नहीं है, खोजने की बात है। खोजिए भाई। लुक फॉर मतलब खोजना। तो वह अपने किताब को 2 घंटे से खोज रहा था लेकिन नहीं खोज सका था। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो रिड्यूस का सिनोनिम पूछ लिया उन्होंने, तो ये भी तो एक फ्रेजल वर्ब है भाई। फ्रेजल वर्ब होता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब ये होता है घटा देना, टू रिड्यूस कम कर देना। तो पिंटू को उसके फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा धूम्रपान को कम कर दो। तो ये रहा भाई। और तो अननेसेसरी का ऑप्शन है, कोई लॉजिक है नहीं। नेक्स्ट 64, Navika is a superb and impressive child in her class। अब सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव का भी सिनोनिम पूछा है। स्प्लेंडेड मतलब होता है वेरी गुड, स्प्लेंडेड मतलब होता है वेरी गुड। ब्रिलियंट मतलब होता है सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव, सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव। डेजलिंग का एक अर्थ होता है शाइनिंग, चमकने से संबंधित है। विविड मतलब क्लियर पिक्चर, स्पष्ट जो छवि बन जाती है हमारे माइंड में। तो हमें तो सिनोनिम पूछा है भाई, तो सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव का सिनोनिम होता है ब्रिलियंट। सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव का सिनोनिम होता है आपका ब्रिलियंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 65, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। अब ये तो टेंस का क्वेश्चन है। टेंस में रूल है कि जनरली, जनरली if any past, if any past word is written in a sentence, comma, we use past indefinite tense, we use past indefinite tense। मतलब ये हुआ कि सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग हो या कोई भी शब्द लिखा हो तो हम सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। फिर से सुनो, सेंटेंस में यदि पास्ट का कोई भी शब्द लिखा हो तो हम सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। बेसिक है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ये सब रूल्स है ना, क्वेश्चंस बड़े हुए हैं। अब देखो इसमें कौन सा पास्ट का वर्ड है भाई? ये रहा पास्ट वर्ड। और ये कौन सा टेंस चल रहा है? सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए 1 से 2 मिनट का टाइम दीजिए। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। होता है जब आप कुछ कार्य शुरू करते हो ना, तो बाधाएं आती है, लेकिन इसी में अगर टिक के रह गए तो फिर बाधाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान है, ऊपर वाला है, वो भी आपका टेस्ट लेता रहता है। तो चलो भाई, टेस्ट दे ही देते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे भाई? ये हो गया था, यही चल रहा था। चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। तो हमने रूल अभी लिखा था कि जनरली यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो पास्ट इन डेफिनेट का प्रयोग करिए। तो भाई ये रहा, तो ये रहा पास्ट का वर्ड है, एक पास्ट का वर्ड है, और ये सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट का वर्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सर ऑफन क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑफन का प्रयोग ऐसे होता है, आई ऑफन वेंट, अब चल जाता। क्योंकि ऑफन क्या है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हमेशा हम सामान्यतः वर्ब के पहले करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, 66। द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली, ये क्या है भाई? हमारा सब्जेक्ट क्या है? द न्यू शॉप, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ आर कब से आने लगा भाई? वर्ब तो सिंगुलर चाहिए, तो आर तो गलत हो गया भाई। हार्डली, हैडेंट, और सीधी सी बात है, हार्डली, हार्डली के पार्ट में कुछ भी हो जाए, हार्डली के पार्ट में नॉट, हार्डली और नॉट कभी भी एक साथ नहीं लिखे जा सकते। तो हार्डली और नॉट एक साथ होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। हार्डली, लास्ट वीक आर हार्डली सफिशियंट कोई मतलब नहीं है। हार्डली इज हैविंग द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, हार्डली इज हैड, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस तो सही लिखा है ना मैंने, ऑप्शंस सही तो दिख रहा है, मुझे यही देना पड़ेगा। अच्छा ये भी तो है ना, देखो यहाँ पे चल रहा है आपका पास्ट टेंस, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है पास्ट टेंस, तो वहाँ भी पास्ट ही होना चाहिए, दो जगह का पास्ट चल रहा है, तो ये वाला हटा ही दो, ये वाला हटा दो क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो बच गया एक यही जहाँ पे पास्ट में है। तो जो नया और वैसे भी वी, ये भी याद रखना, सी क्यों गलत हुआ? वी डोंट यूज आईएनजी, वी डोंट यूज आईएनजी विथ हैव। if it talks about possession, if it talks about possession,
मतलब यदि हैव का अर्थ अधिकार या संपत्ति है, यदि हैव का अर्थ अधिकार या संपत्ति है तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह दुकान जो पिछले सप्ताह खुला था उसमें शायद ही पर्याप्त स्टॉक था प्रोडक्ट का जिसके बारे में उसने प्रचार किया था। ये रहा भाई, तो अधिकार संपत्ति की बात है और पास्ट की बात चल रही है, पूरा ही पास्ट है तो पास्ट ही रहने दो। नेक्स्ट, अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर। तो अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर, भाई ये नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखो पास्ट है, यहाँ तो पास्ट है, तो जब पास्ट है तो आगे भी पास्ट रहेगा, तो हैज होगा नहीं, विल होगा नहीं, हटा ही दो और बच गया यही, ही हैड सीन द पिक्चर होना चाहिए भाई। अबू सेड, देखो क्योंकि इसका जब डायरेक्ट बनाओगे तो ऐसा आएगा, अबू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, अगर मान लो ये लिख देता हूं आई सी द पिक्चर, आई सी द पिक्चर, तो ये तो ग्रामर ही गलत है भाई। आई सी द पिक्चर कैसे लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में का मतलब होता है कि वो रेगुलर एक्शन होगा। तो मैं पिक्चर देखता हूं, अरे भाई रेगुलर एक्शन मतलब क्या, जो हमेशा होगा। तो एक पिक्चर को एक बार देखोगे ना, मैं पिक्चर देखता हूं या मैंने पिक्चर देखा था, ऑफ कोर्स मैंने पिक्चर देखा था, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, यहाँ पे हुआ होगा सौ। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ऐसा बना होगा ना ये, अबू सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही, past indefinite changes into past perfect, had, he had seen the picture, he had seen the picture। इसी कारण से आंसर भाई डी होगा, क्योंकि नरेशन का ये इनडायरेक्ट स्पीच है। हम सोचेंगे सर सी भी तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मीनिंग भी नहीं आएगा कुछ। नेक्स्ट, finally here are a few examples of passages and their preces। ठीक ही तो दिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल ऑफ, अंडरलाइन तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तब यहाँ भी था। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो एग्जाम्पल के बाद ऑफ आती है, फिर उसके बाद जो नाउन होगा। तो भाई बाई वाला तो हटा लो, और सीधे सी बात है दो शब्द है यहाँ, एक वर्ड होता है देयर, THEIR, और एक वर्ड होता है देयर। देयर होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसके ठीक बाद नाउन आना चाहिए, और देयर होता है भैया आपका एडवर्ब। हिंदी देख लेते हैं, हिंदी समझो, कलर बदल के लिख देता हूं, हिंदी देखो, देयर का मतलब होता है उनका, और देयर THERE, देयर मतलब वहां। तो ध्यान रखना THEIR होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आना चाहिए, फिक्स्ड रूल है। तो देख लो भाई यहाँ पे नाउन है प्रेसी, तो देयर तो ठीक ही है, और एग्जाम्पल के साथ ऑफ भी ठीक है। देखो यहाँ पे ये गलती की, ये गलती की, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो क्या बच गया, जय माता दी बोल के आंसर डी मार दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। ये तो पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या। देखो एक वर्ड यहाँ पे उन्होंने दिया, ये तो वोकैब का है, उन्होंने लिखा पॉपुलस। पॉपुलस का अर्थ होता है डेंसली, पॉपुलेटेड सघन आबादी। तो 120 मिलियन लोग तो भाई
सघन आबादी होगी ना, बहुत ज्यादा आबादी। पॉपुलेटेड मतलब तो इनहेबिटेड होता है, पॉपुलेटेड मतलब होता है इनहेबिटेड, जहां निवास करते हैं। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 120 मिलियन की सघन आबादी है, सघन सघन सघन। पॉपुलेटेड का एडवांस वर्जन हो गया पॉपुलस, ध्यान रखना। कंजस्टेड मतलब तो भीड़ भाड़, क्राउडेड, कंजस्टेड मतलब क्राउडेड। डेंस मतलब सघन। तो 69 का आंसर सी है, वोकैब का पार्ट है, ध्यान रखना। 70 लास्ट बिफोर ईयर, लास्ट बिफोर ईयर क्या वर्ड है भाई? शेरली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स, पिछले साल के पहले शर्ली को अच्छा ग्रेड मिला था, मतलब फर्स्ट होस्ट की होगी। पिछले साल के पहले शर्ली को बहुत ही अच्छा मिला था। देखो इसमें प्लेसमेंट का खेल है, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का। ये जो बिफोर शब्द है ना, लास्ट के पहले आएगा बिफोर, द ईयर बिफोर लास्ट। देखो भाई, क्योंकि लास्ट ईयर होगा तो लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब भी कोई एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो वो हमेशा उसके पहले होता है। तो बिफोर यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट से संबंधित जो है, तो वो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आएगा। तो द ईयर बिफोर लास्ट, लास्ट के ठीक पहले बिफोर चाहिए। देखो यहाँ ईयर के पहले आ गया, ईयर क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता भाई एडवर्ब यहाँ नहीं बताएगा। बिफोर लास्ट, और हमें पता है कि कार्डिनल ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग लास्ट के पहले तो द जुड़ना चाहिए, द जरूर जुड़ेगा। द ईयर बिफोर लास्ट तो वो रहा, द ईयर भी है, द का प्रयोग आ गया, तो ये रहा बिफोर द लास्ट ईयर। तो बिफोर द लास्ट यहाँ पे गायब हो गया, द लास्ट ईयर बिफोर, बिफोर का प्रयोग तो इसके पहले होगा। तो द ईयर बिफोर लास्ट मतलब पिछले साल के पहले सरली जो थी उसके ग्रेड्स अच्छे थे, मतलब ये एडवर्ब का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, सी ऑप्शन। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर। गुड एक्टर, गुड एक्टर को ऑस्कर नहीं दी जाती है, जो सबसे बेहतर होते हैं उन्हें मिलता है ना। तो अब और अब देखो इसमें वोकैब है, एक वर्ड होता है रिवॉर्ड और एक वर्ड होता है अवार्ड। रिवॉर्ड तो कैश प्राइस से संबंधित होता है, कैश, रिवॉर्ड का प्रयोग हम कैश प्राइस के लिए करते हैं। अवार्ड तो आपका ट्रॉफी, शील्ड, इन सबों के लिए ज्यादा होता है। तो ऑस्कर भी तो एक तरह का अवार्ड है ना, कैश तो सेकेंडरी होता है। जैसे आपका भारत रत्न जो इंडिया में मिलता है, इंडिया का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न क्या है? वो रिवॉर्ड है या अवार्ड है? ऑफ कोर्स अवार्ड है। पैसे भी मिलते हैं लेकिन जो मेन है वो जो एक पीपल के पत्ता का जो प्रतीक मिलता है, साइन, वो है। तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे मेन क्या चीज है? वो जो ऑस्कर की जो प्रतिमा, वो लड़की की जो प्रतिमा या जो है वो मिलती है, साथ में पैसे भी है, लेकिन मेन क्या है वहां पे? अब जैसे कि भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था,
ठीक है, तो उसमें मेन क्या था, पैसे या वर्ल्ड कप का जो शील्ड मिला, जो ट्रॉफी मिली, ट्रॉफी ना, तो जब ट्रॉफी, शील्ड, प्रतीक, ये सब मेन होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिवॉर्ड। और सिर्फ जब कैश महत्वपूर्ण है तो उसे कहते हैं, सॉरी, जब प्रतीक, शील्ड ये सब महत्वपूर्ण है तो अवार्ड कहते हैं, और सिर्फ जब कैश महत्वपूर्ण है तो उसे हम कहते हैं रिवॉर्ड। जैसे पुलिस ने डाकू मंगल सिंह के ऊपर 5 लाख का क्या रखा है, 5 लाख का रिवॉर्ड रखा है, तो इसीलिए वहां पे ऑस्कर जो है, वो प्रतिमा जो उसकी होती है वो महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए और अवार्ड दे दो। और ये भी बताया है कि ऑस्कर अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उन्हें मिलेगा, एक्टर जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि अच्छे तो सभी है लेकिन सबसे जो अच्छा होगा उसे ना प्राइज मिलेगा भाई, तो इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, when I reached home late I found my children waiting on me, ना वेट ऑन नहीं, वेट ऑन मतलब तो सर्विस के लिए होता है, सर्व करने के लिए। देखो वेट, वेट ऑन, वेट ऑन तो सर्व करने के लिए होता है भाई, सेवा करना, वेट ऑन मतलब टू सर्व, सेवा करना। वेट फॉर समवन मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। जब मैं घर लेट से पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे थे। वेटिंग विथ, वेटिंग बाय, वेटिंग अबाउट, वेटिंग फॉर, प्रीपोजिशन से बना लो। जब मैं घर लेट से पहुंचा था तो मैंने पाया था कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या नसीब वाला है, वाह। नेक्स्ट 73, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो भाई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब प्लस जो भी बकवास लिखा हो। एक्सेप्शंस है बट जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम वर्ब के पहले करते हैं। सर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का अगर वन लाइन में डिफिनेशन, वन वर्ड में बताऊं तो इसका डिफिनेशन होता है हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है ये कार्य कितनी बार हुआ, कार्य के होने की आवृत्ति को बताते हैं। जैसे कुछ वर्ड लिख देता हूं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, क्वाइट ऑफन, एक्सेट्रा। तो अब देख लो भाई फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, कौन सा फ्रीक्वेंसी है? टू नागपुर। जिस किसी भी नाउन के पहले प्रीपोजिशन जुड़ जाए तो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमें तो फ्रीक्वेंसी पूछा, गलत, टू नागपुर है और तो कुछ है नहीं, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही दिख रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये रहा देखो। ऑफन क्या है भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देखो वर्ब के ठीक पहले ही आया है, मतलब सी आंसर सही है। राधा ऑफन गोज टू नागपुर, राधा प्रायः नागपुर जाती है। क्या बात है। तो ध्यान रखना एक इसी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम सामान्यतः वर्ब के पहले करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। तो इफ वाले पार्ट में जब पास चल ही रहा है तो विल क्यों आ रहा है भाई? तो विल को वुड कर देते हैं,
अब देखो इसमें रूल तो ये है कंडीशनल सेंटेंस का कि इफ वाले पार्ट में अगर आप सब्जेक्ट प्लस एड प्लस V3 लिखते हो तो अगले पार्ट में आप सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 लिखते हो। रूल ये होता है कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट के लिए। अब देखो डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, अब इसे चाहे तो आप उल्टा लिख सकते हो, आप इसे उल्टा लिख दो, उस साइड को इधर लिख लो, इसे ऐसे भी लिख सकते थे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब उस साइड को इधर ले आओ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, दोनों सेम फॉर्मूला है, लिखने का तरीका बस अलग है, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। अब दिक्कत यह है कि इफ वाले पार्ट में उन्होंने मॉडल वाला लिख दिया है। जनरली इफ वाले पार्ट में मॉडल का प्रयोग हम नहीं करते, मतलब नहीं है, लेकिन उस पार्ट में तो आप बदल नहीं सकते हो, और इधर ऑलरेडी पास्ट में चल रहा है तो उधर को भी पास्ट कर दो, क्योंकि टेंस का रूल है अगर पास्ट है तो आगे भी वह पास्ट ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ अगर हम विल को पास्ट करके कर दें वुड तो बन जाएगा, क्या ना, विल का पास्ट वुड होता है, शुड नहीं, वो तो शैल का होता है। तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस अननेसेसरी है। नेक्स्ट, द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड आफ्टर शिवर थॉट टेकिंग, शिवर थॉट ये क्या लॉजिक है भाई? पहले बात तो शी के साथ वर नहीं वॉज आता है, तो ये तो गलत है। अब देखो वंडर्ड लिखा है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में डम्ड लिखा है, फिर एक ऑप्शन में इनलाइटेंड लिखा है। वंडर मतलब भी थॉट होता है, एक सोचना। डम्प्ड मतलब लीव कर देना, छोड़ देना। इनलाइटेंड मतलब तो अवेयर, जागरूक करना। आर्ट हिस्ट्री टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया था जब उसे पकड़ा गया था स्कूल के राशन को लेते हुए, तो पकड़े गया, चोर पकड़ा जाता है तब ना उसे सजा होती है। तो सैक मतलब नौकरी से निकालना, तो कब नौकरी से निकालोगे? अब मिड डे मील चल रहा है भाई, मिड डे मील में आया है, अभी एक टीचर का पढ़ा था मैंने, उसके रिटायर होने में 2-3 महीने ही थे, हेडमास्टर था भाई, हेडमास्टर था, उसके रिटायर होने में 2-3 महीने थे, और वो पकड़े गए थे कि मिड डे मील में जो बच्चों के लिए अंडा एग आया था उसकी चोरी कर रहे थे। तो स्टूडेंट भी बहुत बदमाश होते हैं, उन्होंने अपने ही गुरुजी का अंडा चोरी करते हुए वीडियो बना लिया और फिर उसे सर्कुलेट कर दिया। बेचारे हेडमास्टर जी सस्पेंड हो गए, नौकरी रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले वही 10-20 अंडे चोरी करने के जुर्म में चले गए। यही है। चलो नेक्स्ट 76, द बैंकर वार्न्ड मी नॉट टू बी केयरलेस। केयरलेस फ्रॉम क्या होता है? देखो बी केयरलेस, बी केयरलेस विथ या अबाउट प्लस नाउन, बी केयरलेस विथ या अबाउट। तो केयरलेस फ्रॉम तो होता नहीं है, केयरलेस बिसाइड कोई वर्ड है नहीं, केयरलेस अक्रॉस कोई वर्ड है नहीं, केयरलेस ऑन कोई वर्ड है नहीं। तो प्रीपोजिशन का ये बेसिक क्वेश्चन है। बैंकर ने मुझे चेतावनी दी थी कि अपने एटीएम कार्ड को लेकर असावधान ना रहे, अपने एटीएम कार्ड को लेकर असावधान ना रहे। नेक्स्ट, Santa Claus stays at the North Pole when he isn't out. Deliver, नहीं नहीं, यहाँ पे out तो प्रीपोजिशन दिख रहा है भाई, out एडवर्ब प्रीपोजिशन सब होता है, लेकिन out क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और भाई किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की बात हो चुकी है, जेरंड फॉर्म आती है।
आउट के बाद डिलीवरिंग कर दीजिए, 2+V1 आता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है? देखो आउट डबल प्रीपोजिशन क्यों आ रहा है? प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। आउट एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, नाउन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे इसे प्रीपोजिशन मान लो या फिर एडवर्ब मान लो। तो अगर एडवर्ब मानोगे तो डिलीवरिंग हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेंटा क्लॉज की विशेषता है कि वो डिलीवर करता है, डिलीवर कर रहा है। और अगर प्रीपोजिशन मान लोगे तो उसके बाद जेरेंड आ गई। मतलब जो भी करो, आना तो डिलीवरिंग ही है, क्योंकि जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म लेता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म ही लेता है। नेक्स्ट, द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस। टेक अ राइट चॉइस, ये तो फ्रेज होता है। फ्रेज होता है मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस, मेक अ नॉइज, टेक अ ब्रेक, हैव अ चैट, हैव अ ड्रिंक, ये सारे फ्रेज होते हैं। तो ये फ्रेज है भाई, तो मेक अ चॉइस होता है। तो टेक अ चॉइस तो कोई वर्ड है नहीं। रेक ये क्या है? एक्स क्या है? टेक द नहीं, टेक अ। वैसे टेक नहीं, चॉइस है तो मेक होगा। मेक अ चॉइस, राइट एक्सट्रैक्ट जुड़ गया है। तो 78 का आंसर बी है। फ्रेज या इडियम में कोई लॉजिक नहीं चलेगा, या तो वो वर्ड आपको आता है या नहीं आता है, और कोई तीसरा तरीका इसमें नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट, 79, ओल्ड पीपल एक्वायर एक्सपीरियंस। एक्वायर एक्सपीरियंस नहीं नहीं, देखो ये तो कोलोकेशन है। नॉलेज की बात हो जाए या फिर एक्सपीरियंस की बात हो जाए, ज्ञान ग्रहण करना या अनुभव पाना, इन दोनों के लिए हम लिखते हैं गेन। गेन नॉलेज या एक गेन एक्सपीरियंस। ज्ञान या अनुभव प्राप्त करना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेन। तो एक्वायर नहीं, एक्वायर नहीं, एक्वायर नहीं, कहाँ गया? गेट एक्सपीरियंस ना। और ये तो पास्ट की बात क्यों हो गई? ये तो फैक्ट है कि बूढ़े लोग उम्र के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं। ये ना फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है प्रेजेंट में। तो बूढ़े लोग उम्र के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं, ये कोलोकेशन है, वोकैब का पार्ट। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन का जिसमें सही यूज किया गया है उस सेंटेंस को चुने। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन along with और मीन्स ऑफ। ये कैसे आ गया भाई? अब along with भाई होता है कंजंक्शन, और बाय मीन्स ऑफ मतलब होता है प्रीपोजिशन। बाय मीन्स ऑफ मतलब क्या होता है भाई? जिसे आप इंग्लिश में कहते हो थ्रू, के माध्यम से। तो रोप के माध्यम से, मतलब रोप लैडर के माध्यम से उन्होंने दीवार पे चढ़ा था। तो along with और मीन्स ऑफ क्या लेना देना है? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक साथ नहीं चलेगा। इन मीन्स ऑफ कोई वर्ड बना नहीं है फिलहाल कलयुग में। ऑफ मीन्स ऑफ फिलहाल कलयुग में कोई वर्ड बना नहीं है। बाय मीन्स ऑफ मतलब थ्रू, के माध्यम से। तो रस्सी वाले सीढ़ी के माध्यम से वो दीवार पे चढ़े थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेलेक्ट दिस सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। फिर से प्रीपोजिशन का यूज पूछा है भाई। देखो यहाँ पे मुझे सीधा सा लॉजिक पता है। वर्ड होता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब लगाव, आकर्षण, इंटरेस्ट, लगाव। तो बच्चों को मिठाई से लगाव होता है, फॉन्ड टू होता नहीं है,
डबल ऑफ होता नहीं है, विथ होता नहीं है। जय माता दी। फोन के साथ ऑफ। तो बच्चों को मिठाई से लगाव होता है। बच्चों को क्यों भाई? मुझे भी मिठाई से लगाव है। आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग। ठीक ही तो दिख रहा है। इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग। लाइफ, जीवन को भाई खरीदा तो जा नहीं सकता है, तो जीवन को आप खरीद तो सकते हो नहीं। कंपैरिजन हो नहीं रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री क्यों लिख रहे हैं भाई? और इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो रहती है ना। इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर आईएनजी फॉर्म क्यों लिख रहे हो? मतलब जो लिखा है नो एरर है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आंसर आपका डी है। मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूं ताकि मैं एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकूं। मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूं ताकि मैं एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकूं। चलिए नेक्स्ट। 83। सेलेक्ट दिस सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है भाई। अशोक वॉज, अरे भाई ये तो सीधा सा फ्रेज है। एट द बस स्टॉप। एट द बस स्टॉप होता है, इसी का उन्होंने खेल खेला है। इन द बस स्टॉप, टू द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप। बकवास करता है। सही मारो। बस स्टॉप पे रहते हैं तो उसके लिए हम एट द बस स्टॉप लिखते हैं। आई एम एट द बस स्टॉप, वेयर इज माई गर्लफ्रेंड। मैं बस स्टॉप पे हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, मेरी लैला कहाँ है? ठीक है। तो बस स्टॉप के लिए हम लिखते हैं एट द बस स्टॉप। कुछ बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान रखने से चल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फियरी क्वेश्चन ऑफ द डे। ये तो कोलोकेशन है भाई, क्वेश्चन है ना। बचपन से पढ़ा होगा कि बर्निंग क्वेश्चन होता है, ज्वलंत समस्या, ज्वलंत प्रश्न, ज्वलंत समस्या या ज्वलंत प्रश्न। तो सर ये फियरी क्या है? फियरी मतलब तो आग से संबंधित है, फायर से संबंधित है। तो फायर की तो हम बात कर नहीं रहे। फ्रीजिंग क्वेश्चन, एकदम बर्फ जमाने वाला। फ्यूरियस मतलब तो वेरी एंग्री होता है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, होगा नहीं। एमिंग मतलब तो टारगेट होता है, ये तो टारगेट के लिए होता है। देखो बर्निंग क्वेश्चन मतलब आजकल बेरोजगारी जो है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है। नेक्स्ट 35। दे स्पोक अबाउट। स्पोक अबाउट कब से होने लगा? स्पोक अबाउट नहीं होता है भाई। डिस्कस, डिस्कस का तो मतलब ही होता है टॉक अबाउट। डिस्कस अबाउट, टॉक एक यही है जिसके बाद हम अबाउट लिख सकते हैं। स्टेटेड के बाद दैट आता है, सेट के बाद टू आता है, इसके बाद नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो देख लो भाई, बाकी आप समझदार हो। अबाउट लिखा है तो किस में अबाउट आ रहा है? इसमें। तो जय माता दी कर दो सी ऑप्शन को। ठीक है। तो सी ऑप्शन ग्रामेटिकली सही है, बाकी सब बकवास है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट
86. Mr. Alfred hasn't thought of his friend since he went abroad. Out of sight, out of mind. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो एक इडियम होता है भाई। ये इडियम का अर्थ है कि जो आंखों के सामने नहीं है उसे हम भूल जाते हैं। जैसे कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो रहती है न्यूयॉर्क में और आप रह रहे हो यहाँ पे दिल्ली में। तो अब भाई वो न्यूयॉर्क में है, आप दिल्ली में हैं, 2-4 साल में एक बार मिलना होगा। तो जब वो आप आंखों के सामने रहेंगी तो धीरे धीरे आप उसे भूल जाओगे। लड़का तो नहीं भूलता है, लेकिन लड़की, वो जो न्यूयॉर्क में आपकी गर्लफ्रेंड है, वो पक्का भूल जाएगी आपको जनरली। अच्छे लोग भी है, मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ, तो कोई दिल पे मत ले लेना। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का अर्थ है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं रहता, धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग आपसे कहते हैं कि बेटे रिवीजन कर लो। आंखों के सामने चीजें बार बार आती रहेंगी तो याद रहेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आज याद किया वो कैब, फिर 3 महीने बाद निकालेगा उसे। तो भैया 3 महीने तक आपने उस वोकैब को छोड़ दिया, तो फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों के सामने से हटा, दिमाग से भी गया, मतलब मेमोरी से भी गया। तो देख लो भाई क्या क्या अर्थ दिया है। अल्फ्रेड ने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा है जब से वो विदेश गया था। मतलब जब तुम देश छोड़ देते हो तो तुम्हारी मेमोरी खत्म हो जाती है। उसकी याददाश्त चली गई थी क्योंकि वो देख नहीं सकता था। हैं? याददाश्त क्यों चली जाएगी भाई? बट देश छोड़ देने के बाद हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं भाई। इसका अर्थ है अगर आप किसी को नहीं देखते हैं तो उनके बारे में आप भूल जाते हैं। हाँ, सी होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं देखते हो तो आप उससे धीरे धीरे भूल जाते हो। इसीलिए देखा करिए भाई एक दूसरे को बराबर ही। 87। चले, मीनिंग सेम रहे। चलो भाई, गिव अस सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट का सिनोनिम नजदीकी बताओ। हमें भी मौका दीजिए तरक्की करने का भाई। तो मौका, मौका मौका मौका, तो मौका को क्या कहते हैं भाई? अपॉर्चुनिटी, मतलब मौका। हमें भी भाई कुछ मौका दीजिए, हमें भी एक मौका दीजिए तरक्की करने के लिए। हमें भी घर में जगह दीजिए तरक्की करने के लिए। हमें भी एडवाइस दीजिए। उसके रूम फॉर इंप्रूवमेंट मतलब अपॉर्चुनिटी। सिनोनिम पूछा, मीनिंग सेम आना चाहिए। तो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, हमें भी मौका दियो भाई इंप्रूवमेंट मतलब तरक्की करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन था। नो सुनर डिड हिज आइडिया दिस आइडिया इंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विथ इट। देख लो भाई नो सुनर का क्या है। नो सुनर को दो तरीके से लिख सकते हो। पहला, नो सुनर, अरे क्या लिख दिया, नो सुनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, फिर आगे देन आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V2, फिर जो भी बकवास लिखो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, नो सुनर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर प्लस कंजंक्शन में देन आ ही जाएगा, फिर अगले पार्ट में सेम सब्जेक्ट प्लस V2, फिर आगे जो भी बकवास लिखा है लिख देना। मतलब ये निकला कि नो सुनर के साथ दो ही टेंस लिखे जाएंगे जनरली, एक्सेप्शन छोड़ देना। नो सुनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखो, ये पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट है, और दूसरा वाला क्या है भाई? पास्ट परफेक्ट। तो नो सुनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। हाँ,
ये ध्यान रखना, एसएससी में 2 से 3 बार पहले भी आ चुका है कि इंप्रूवमेंट में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों था, तो बेहतर क्या है, सही दोनों है, एरर में नो एरर। लेकिन अगर इन दोनों में किसी एक को चुनना है कि सर बेहतर क्या है, तो बेहतर ध्यान रखना, नो सुनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हमेशा अच्छी इंग्लिश होती है, ध्यान रखना। तो यहां तो कुछ पूछ नहीं रहा है भाई, यहाँ डज बकवास, डू बकवास, हैज बकवास, मतलब जो लिखा है ठीक है। नो सुनर, डिड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट V2, फिर बकवास, तो ठीक ही है। नेक्स्ट 89, होली इज द फेस्टिवल ऑफ रेवलरी एंड कैमरा डियर। रेवलरी मतलब पार्टी, पार्टी, रेवलरी मतलब पार्टी, अब पार्टी करते हैं फर्स्ट नाइट। कैमरा डियर मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप, न्यू ईयर के फर्स्ट नाइट को जो हमने पार्टी की थी वही वाला। तो होली एक पार्टी का फेस्टिवल है और दोस्ती का फेस्टिवल है, विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। अरे बाप, ये तो प्रीपोजिशन आ गया भाई, बिटवीन। अब देखो बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में, दो के बीच में, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। तो बिटवीन का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो अपॉन का फिगर से समझ लो भाई, अपॉन का फिगर ऐसा होता है किसी चीज के ऊपर जाना गति से। तो अब भाई ये तो अपॉन का कोई लेना देना है नहीं। एट तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब बच गया एक्रॉस। एक्रॉस का हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, पहले इंग्लिश। एवरीवेयर भी होता है एक अर्थ, बहुत सारे अर्थ है जो यहाँ चाहिए मैं लिख रहा हूं। और हिंदी में क्या अर्थ है भाई, सर्वत्र। तो होली एक पार्टी का फेस्टिवल है और दोस्ती का फेस्टिवल है जो देश भर में सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है। होली है, हैप्पी होली। तो हमें क्या चाहिए, होली कहाँ देश में सेलिब्रेट की जाती है, सभी जगह की जाती है, सर्वत्र। तो सर्वत्र ये रहा भाई, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर नहीं, डी फॉर देहरादून, डी आंसर है ना, सॉरी। तो ध्यान रखना, अपॉन मतलब किसी चीज के ऊपर ऐसे गति से जाना, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। अब जैसे देखो ये पेन है, तो ये मेरे दोनों हाथों के बीच में पेन था, तो ये बिटवीन है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेरे दोनों हाथों के बीच में लिखा है ये द कंट्री, तो ये बिटवीन है, दो व्यक्तियों वस्तुओं के हाथ बीच में। एक्रॉस का एक अर्थ तो उस पार भी होता है, एक्रॉस का एक अर्थ होता है सभी जगह, सर्वत्र। चलिए 90, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशन। ये क्या है, कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है भाई, ये तो मीनिंग, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता है भाई। हाँ बिसाइड्स, हाँ बिसाइड्स का तो हिंदी होता है भाई के अलावा, इन एडिशन टू, बियॉन्ड, के पढ़े, के पढ़े। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारे कैलकुलेशन के पढ़े चला गया था। अंडर मतलब के नीचे, होगा नहीं, होगा नहीं, तो सी छोड़कर हमारे कैलकुलेशन से भी पढ़े चला गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट। 91, श्यामा डजंट लाफ। अब आ गया एडवर्ब का रूल है। देखो रूल ये कहता है, नाइदर हो या फिर नॉर हो या फिर एज हो या फिर सो हो, एज हो या फिर
सो हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला होता है इन्वर्जन का, पार्शियल इन्वर्जन का, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अब रूल समझो। रूल ये कहता है कि यदि नाइदर नॉर एज सो, इनमें से कोई भी, इनका प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में हो और इनके दोनों तरफ किसी कार्य के होने का या ना होने का वर्णन हो, तो फिर इनके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करें। यदि नाइदर नॉर एज सो का प्रयोग वाक्य के मध्य में हो और इनके दोनों तरफ एक ही तरह के कार्य के होने या ना होने का वर्णन हो, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों साइड ही, तो इनमें पार्शियल इन्वर्जन लिखोगे। मतलब एज सो नाइदर नॉट जो भी है लिख दो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना, फिर सब्जेक्ट। और ध्यान रखना जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर करना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। और कौन सा टेंस में आएगा, जो वाक्य में सेंटेंस में टेंस चल रहा होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देख लो कौन सा टेंस चल रहा है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो देख लो भाई, तो नॉर डज शी स्माइल, नॉर डज शी स्माइल, ये रहा नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिख देना फॉर्मूला में, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो आंसर सी है, इसे कहते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन। आगे मेन वर्ब है तो लिख देना, बहुत ही रेयर दिखता है, लेकिन अगर मेन वर्ब है तो ठीक है। और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी ठीक है। नॉट डज शी स्माइल, श्यामा ना तो हंसती है ना तो स्माइल करती है। नेक्स्ट, द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट, इज अबाउट टू, ये तो फ्रेज होता है, फ्रेज होता है गो बैंकरप्ट। गो बैंकरप्ट एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है दिवालिया होना, दिवालिया होना। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अब दिवालिया होने वाली है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से। मतलब विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि जो ये मल्टीनेशनल एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी यह दिवालिया होने वाली है। तो ये तो एक फ्रेज होता है गो बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया होना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। अच्छा एडवर्ब पूछ रहा है भाई, इन ब्रीफ का कोई एडवर्ब बताओ। ए बी सी, अच्छा ये तो मिस प्रिंट हो गया है, देखो मिस प्रिंट हो गया, एफ जहां जहां है वो गलत हो गया है। पहला वर्ड था ब्रीफली, दूसरा वर्ड था ब्रीफनेस, तीसरा तो ब्रीफ ठीक था, चौथा भी ठीक था, यही है ना। हाँ, तो देख लो भाई, जनरली जनरली एलवाई जुड़ने से वो बन जाता है एडवर्ब, एन ई डबल एस जुड़ने से बन जाता है वो सामान्यतः नाउन। तो ब्रीफली कर दो भाई, ब्रीफ, ब्रीफ क्या है भाई फिर, जो सी ऑप्शन में है, ऑफ कोर्स ब्रीफ एडजेक्टिव होता है। और ब्रीफली बात हो चुकी है बार बार, जब एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो वो सामान्यतः बनता है एडवर्ब। तो पता है एलवाई से बना सकते थे आप चाहें तो, या फिर इससे बना लो कि ब्रीफ एडजेक्टिव है और जब एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो सामान्यतः वो एडवर्ब बनता है। तो ब्रीफली कर दो, आंसर ए कर देना। 93 का आंसर ए होना चाहिए। चले नेक्स्ट, computers and mobile phones have become a necessary and
इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। लाइफ के लिए जब थिंग होते हैं ना, थिंग जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, जिसका हम यूज कर सकें, जिसे हम यूज करते हैं, वो चीजों को हम इसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल। तो कंप्यूटर मोबाइल फोन जो है वो जरूरत है, और उसकी आवश्यकता है, हमारे जीवन का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, जरूरी वाला। रिक्विजिट मतलब नहीं है, रिक्वायर्ड कोई लॉजिक नहीं है, ये तो वर्ब हो जाएगा, और नीडेड पार्ट कोई वर्ड नहीं है। एन इसेंशियल पार्ट, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का हम यूज़ करते हैं, और जो यूज़ करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिसका हम यूज़ करते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इसेंशियल। तो ये भी आपका वोकैब का ही पार्ट है। 95 मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड प्लेइंग डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस मतलब तो विस्थापित करना। ये डिस्प्लेस्ड का क्या लॉजिक है? डिस्प्लेस मतलब विस्थापित, लोगों को एक जगह से हटा देना। नहीं, हेज तो सिक्योरिटी के लिए कवर होता है। हेज का प्रयोग आप सिक्योरिटी के लिए कवर कर लेगा, सेफ गार्ड जिसे आप कहते हैं, अपने आप को बचाने से संबंधित है, जो हेज फंड हम बनाते हैं कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में हेज फंड का जो हम प्रयोग करते हैं। सरकमवेंट मतलब तो क्या बोलेंगे इसे? सरकमवेंट मतलब बचना, अवॉइड करना, चीजों को अवॉइड करना। इवेड, हाँ ये दिख रहा है भाई। इवेड मतलब इंटेंशनली, अवॉइड, इंटरनेशनली अवॉइड डूइंग और पेइंग समथिंग। जानबूझकर जो किसी चीज को करने से या पेमेंट करने से हम बचते हैं, तो उसी के लिए हम इवेड करते हैं। तो बहुत सारे कंपनी इन्होंने जानबूझकर इनकम टैक्स देने से मतलब बचे थे, मतलब बेईमानी किया था। इवेड मतलब क्या? जानबूझकर बचना पैसे देने से, जबकि वो तो टैक्स है, देना तो पड़ेगा, लीगल चीज है, तो अवॉइड ही होना, इवेड होना चाहिए, सॉरी। We have only just enough money to live on now, and if my husband loses his job, we will really be up again it. ये तो फिर से फ्रेजल वर्ब आ गया, फ्रेज है, सॉरी। be up against it, फ्रेज है be up against, be up against it मतलब होता है in a difficult situation। इसी का सिनोनिम एक और लिख देता हूं, पिंगल। ये तीनों सिनोनिम है। बी अप अगेंस्ट इट लिख दो, या फिर इन डिफिकल्ट सिचुएशन लिखो, या फिर पिंगल लिखो, PINGLE, सब एक ही है। कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, तो बी अप अगेन नहीं होगा, अगेंस्ट चाहिए था। हमारे पास बस पर्याप्त पैसे हैं अभी जिंदा रहने के लिए, और यदि उसके हस्बैंड का नौकरी चला जाएगा तो वो कठिन परिस्थिति में आ जाएंगे। बी अप अगेंस्ट इट, ये रहा बी, डी फॉर देहरादून, बी अप अगेंस्ट इट, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज है ये। ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंडेड बाय। दे फेल इनटू डिसऑर्डर, इसे ऐसे भी लिख सकते थे, दे वर blinded by a dust storm, so they fell into disorder। तो भाई ये तो पैसिव है ना, क्योंकि खुद से तो अंधे हुए नहीं है,
मतलब दिख नहीं रहा था। किसका कारण नहीं दिख रहा था? धूल की आंधी के कारण। तो जब कार्य खुद से नहीं होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत पड़े उस कार्य को करने के लिए, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस। और ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन पैसिव वॉइस यू मस्ट यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ब्लाइंड बाय, और देखो ना बाय प्रीपोजिशन आ गया ना, बाय प्लस सब्जेक्ट, ब्लाइंडेड बाय। धूल की आंधी के कारण वो दिख नहीं रहा था, इसी कारण वो अवस्था में फंस गए थे, अव्यवस्था में फंस गए थे। ये पैसिव वॉइस है। ही वॉज नॉट एबल टू एडॉप्ट हिमसेल्फ, ये क्या है मतलब? वो कैब से दे रहा है, एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। एडॉप्ट मतलब तो वही गोद लेना, जो बच्चों बच्चों को जो हम गोद लेते हैं। अडेप्ट मतलब अपने आप को ढाल लेना, ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सामंजस्य बैठा लेना, ढाल लेना। अडेप्ट मतलब तो होता है दक्ष, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो स्किल्ड, निपुण, दक्ष। तो वह सक्षम नहीं था कि अपने आप को नए माहौल में, हॉस्टल के नए माहौल में ढाल ले। तो ढाल लो भाई, यहाँ पे ADEPT गड़बड़, ADOPT गड़बड़, ADOPT गड़बड़। तो बच गया इकलौता D फॉर देहरादून। वह हॉस्टल के माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम नहीं था। हॉस्टल के माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं था। 99. Scores given by the members are to be consolidated and sent in the head office. Sent in, sorry, underline इस पे है, अंडरलाइन यहाँ पे भी है भाई, इन पे भी था, इन से लेकर ऑफिस तक। देखो सेंड हो या सेंड, जो भी हो, सेंड प्लस टू प्लस या तो पर्सन या फिर प्लेस। किसी व्यक्ति या वस्तु जगह पे भेजने के लिए सेंड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू, अरे याद है जब लेटर ऑर्डर लिखा जाता है तो लिखते, जो लिखता है वो लिखता है फ्रॉम, और जिसके पास उसे भेजना रहता है उसे लिखता है टू। तो सेंड के साथ टू आता है ना। तो देख लो आफ्टर, एट, जय माता दी, डी आंसर दे दो। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। यू मस्ट अवेयर, अवेयर, अवेयर क्यों? अब देखो भाई, एक वर्ड है अवेयर और एक वर्ड है बिवेयर। अवेयर भाई हमेशा ही एडजेक्टिव होता है, बिवेयर हमेशा ही जनरली वर्ब आती है। कॉशन, CAUTION, ION जिसके अंत में आ जाए वो नाउन होता है। यू स्केयर, हु स्पीक अगेंस्ट यू, नहीं नहीं, स्केयर मतलब तो डरना होता है, केयरफुल लिख दिया उन्होंने। FUL जिसके अंत में आएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो देख लो यहाँ पे एक सेंटेंस है इस पार्ट में, और ध्यान रखना एक सिंपल सा रूल कॉमन सेंस से बना लेना, विदाउट मेन वर्ब नोबडी कैन मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर से सुनो, विदाउट मेन वर्ब नोबडी कैन मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब बिना मुख्य क्रिया के इंग्लिश भाषा में किसी भी वाक्य को नहीं बनाया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो इस पार्ट में वर्ब कहाँ है? अवेयर तो एडजेक्टिव हो गया, मस्ट वर्ब नहीं होता, ये तो मॉडल होता है, और मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं होता। क्वेश्चन नाउन हो जाएगा। स्केयर, डरते हो, कोई लेना देना नहीं, एडजेक्टिव नहीं होगा। यू बिवेयर ऑफ फ्रेंड्स, तुम सावधान रहो उन दोस्तों से जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तुम सावधान रहो उन दोस्तों से
जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब भी चाहिए और मीनिंग भी आएगी। ठीक है भाई, तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर से सुन लो, ये जो पिनाकल का सीरीज स्टार्ट हुआ है, बीच में जो रुक गई थी, फिर से जो कल से हमने स्टार्ट किया है, डेली चला करेगी शाम के 7 बजे। तो शाम के 7 बजे, और अब छोटा छोटा क्लास रखूंगा, 50-50 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का, फिर क्लोज टेस्ट कराऊंगा। 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं रखूंगा ताकि आप इसे देख सकें, आपको सुविधा होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।